नमस्कार साथियों, विकल्प द ऑप्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अगले सेगमेंट प्रस्तावना पर विचार करेंगे। इससे संबंधित हम निम्नलिखित टॉपिक को देखेंगे, जैसे प्रस्तावना क्या है, इसके क्या घटक हैं, क्या उद्देश्य हैं और महत्व क्या है। प्रस्तावना की भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखने के पीछे मंशा क्या थी, जबकि संविधान में लगभग इतना लंबा चौड़ा अध्याय है, 22 भाग हैं, अनुसूचियां हैं, फिर भी उद्देशिका लिखने का मंशा क्या था। तो इसकी मंशा थी कि एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए जो पूरे संविधान का परिचय पत्र हो। मतलब इसको देख के यह पता लगाया जा सके कि हमारा संविधान वास्तव में कहता क्या है, हमारे संविधान का मूल दर्शन क्या है। इसीलिए जब सारे संविधान के सारे उपबंध पारित कर दिए गए, तब उद्देशिका को अलग से पारित किया गया। अब समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है। किसी भी देश का दस्तावेज का यह प्रारंभिक कथन होता है। प्रारंभिक कथन से तात्पर्य परिचय पत्र से है। यह इसकी तुलना कुंडली से भी की जा सकती है। कुंडली क्या है? जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ज्योतिष गुरु किसी व्यक्ति के लाइफ सर्किल को 3-4 पेज में समाहित करके उसके जीवन की रूपरेखा खींच देते हैं, उसी तरह हर एक देश के संविधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारतीय संविधान में भी इन सभी की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अब इस रूपरेखा में क्या दिया हुआ है? तो संविधान सभा के विचारों का दर्शन क्या है? संविधान सभा के विचारों का दर्शन है, उनके विचार हैं, उनके मूल्य हैं जो वे स्थापित करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी कड़ी का अध्ययन है। अब इसकी परिभाषा को हम जैसे परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रारंभिक कथन होती है जो भारतीय संविधान के दर्शन, मूल्यों, नैतिक विचारधारा को स्पष्ट करती है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ इसके शब्दावली को भी स्पष्ट करती है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है, जिसे संविधान सभा पारित करती है। अब इसमें आते हैं इसके घटक क्या हैं। तो घटक समझने से पहले हम इसके पहला है इसके प्राधिकार के स्रोत क्या हैं। प्राधिकार के स्रोत क्या हैं? तो प्राधिकार के स्रोत हैं हम भारत के लोग। दूसरा है कि इसकी संविधान की प्रकृति क्या है। संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तीसरा है इसे
अधिनियमित कब किया गया था, तो ये तारीख को बताता है। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। चौथे में पढ़ेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है। इससे संबंधित फूल क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। यहां घटक, उद्देश्य या इसकी उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य को ऐसे समझिए कि उसका उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। उसका उद्देश्य प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। उसका उद्देश्य उपासना की स्वतंत्रता है। उसका उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अंत में सामाजिक और आर्थिक न्याय के माध्यम से, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सरकार की स्थापना करना है, जिसमें भारत इन सभी को अपना क्यों करना है, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसका उद्देश्य है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाना। जो प्रस्तावना में विहित जो स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठापित करना। अब आते हैं इसके महत्व पर। अब महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आवश्यक है कि इसके महत्व को समझा जाए। महत्व, प्रस्तावना के महत्व। पहला, यह शक्ति का स्रोत नहीं है। यह शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का स्रोत से क्या तात्पर्य हुआ कि इसका यह जो है, यह प्रस्तावना इसके सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है। सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है। सामान्य उद्देश्य का मतलब कि जो संविधान में वर्णित है, जो संविधान सभा के जानकार जो संविधान के आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, उसी आदर्शों को दर्शाती है, विशेष आदर्शों को नहीं। विदेश आदर्शों का तात्पर्य से है कि इनके व्याख्याओं को सीधे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तात्पर्य कि हमारा संविधान की प्रस्तावना हम इस उद्देश्यों को चलता है, लक्षित करके चलता है, इसलिए इसको लागू कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, यह संविधान सभा के विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों को जानने का स्रोत है। इसका महत्व इस बात से है कि संविधान सभा के जानकार क्या प्रतिष्ठापित करना चाहते थे। जैसे हम लोगों ने कहा कि इनके जो उद्देश्य थे वही इसको जानने का स्रोत है। तीसरा, भाषा असंदिग्ध होने पर इससे मदद ली जा सकती है। अगर संविधान में कहीं कुछ भाषा उसके उद्देश्यों, प्रारूपों को लेकर संदिग्ध नजर आती है तो प्रस्तावना इसमें मदद करता है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। प्राधिकार का स्रोत हम भारत के लोग। इसमें वो विचार, पांचवा है, इसमें वो विचार समाहित हैं जिसको संविधान बताना चाहता है।
और अंत में इसका अंतिम पॉइंट है कि संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक अनुच्छेद का प्रतिस्थापन नहीं करती। मतलब संविधान का संवैधानिक जैसे अनुच्छेद है उसको प्रस्तावना से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जैसे ही इसके महत्व को समझते हैं तो इसकी सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं। सीमाएं क्या है कि न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। प्रवर्तित नहीं ऐसे मतलब इसके उद्देश्यों को, उसके मूल्यों को स्थापित करने के लिए न्यायालय में आप दबाव नहीं बना सकते। दूसरा क्या है कि यह शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का स्रोत नहीं है मतलब कि कार्यपालिका और विधायिका इसको आधार बनाकर जबरन इस पर लागू नहीं कर सकती है, या इससे कार्यपालिका और विधायिका शक्ति ग्रहण करके जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती है। तीसरा, इसकी सीमाएं इस बात पर भी लागू होती है कि यह जो है संविधान के सभी लोगों को आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है। जैसे धर्मनिरपेक्षता के कुछ आलोचक भी हैं और कुछ मानने वाले भी हैं। तो संविधान की पूरी रूपरेखा जैसे भाषा लिंग के आधार पर सब बटे हुए हैं, तो प्रस्तावना के आधार पर भी कुछ लोग बटे हुए हैं कि इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लोप कर देना चाहिए। जैसे विवाद चल रहा है कि समाजवादी शब्द को लोप कर देना चाहिए, तो देश की सभी लोगों को एक मत में नहीं जोड़ सकती है। अब आते हैं कि संविधान, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब आते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। बीरूवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलटते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब आते हैं कि तो हमने इस सेगमेंट में जाना कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के घटक क्या हैं, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या है और प्रस्तावना की सीमाएं क्या। पीएससी में इस शब्दों के ऊपर एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में निहित शब्दों का अर्थ या दर्शन। इसको देखेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रस्तावना के सारे शब्दों का हम लोग इसका बारीकी से अर्थ देखें और वह क्या संविधान सभा वास्तव में हमें प्रतिष्ठापित करना चाहता है। तो सबसे पहला शब्द आता है संप्रभुता। किसी भी राज्य के 4 अवयव होते हैं, जिसमें पहला है निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और जनसंख्या। संप्रभुता से तात्पर्य है कि हमारी आंतरिक और विदेश नीति पर हम स्वतंत्र हैं। हमें कोई भी देश हमारे आंतरिक और विदेशी मामलों में दखल नहीं दे सकता। अभी आपको ज्ञात होगा कि अमेरिका ने डेहरी एक हम पर 50% का टैरिफ लगाया है। इसके पीछे उसने भारतीय गवर्नमेंट पर यह दबाव डालना शुरू किया कि डेहरी उत्पाद आप हमारे यहाँ अपने बाजार खोलें। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ डेहरी प्रोडक्ट धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो इस उत्पाद को हमें नैतिक मूल्य और धार्मिक स्थिति को देखकर खोलने में असमर्थता जताई।
लेकिन हम और हमारी सरकार इस अमेरिकी दबाव के कारण नहीं झुकी और हमने एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अपना निर्णय स्वयं किया। इसका जैसा कि संप्रभुता में यह निहित है कि विदेशी मामले, आंतरिक मामले किसी पर थोपे नहीं जाएंगे। यह सरकार अपने आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द का प्रारंभिक लक्ष्य होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण। सर्वहारा वर्ग मार्क्सवादी से भी जुड़ता है और यह पूंजीवाद के खिलाफ है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में दो अवयव हैं, एक तो पूंजीवाद को साथ लेगा, वो पूंजीवाद को भी साथ लेगा और समाजवाद को भी साथ लेगा। मतलब दोनों ये जो है सह अस्तित्व में साथ रहेंगे, दोनों सह अस्तित्व में साथ साथ चलेंगे। इससे क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था आएगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पूंजीवाद और सरकारी नियंत्रण दोनों साथ साथ काम। इसके पीछे काम है कि हम अपने सामाजिक मूल्यों को भी समझें, सामाजिक मूल्यों के साथ साथ हम सामाजिक और आर्थिक न्याय भी करें। आर्थिक न्याय तभी सुनिश्चित है जबकि समाज के निचले तबके के आदमी के लिए हमें न्याय सुनिश्चित करना है। यही उद्देश्य है कि हम जो है समाजवादी पक्षों में लोग पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को साथ साथ लाएं। यह हमारा समाजवाद गांधी समाजवाद के नजदीक है, जो कि सामाजिक और आर्थिक संपन्नता लाएगा। यह विचारधारा आय के पुनर्वितरण और गरीबी उन्मूलन पर भी बल देती है। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद बदलते हुए समाजवाद का प्रतीक है। वैसे भी प्रस्तावना के निहित सारे शब्द गत्यात्मक हैं। गत्यात्मक का मतलब होता है कि समय के साथ परिवर्तित करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा संविधान एक नम्य संविधान है। यह अमेरिका की तरह कठोर नहीं है। तीसरा शब्द है, इसमें आगे शब्द है कि लोकतंत्रात्मक। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र, लोक मने जनता, तंत्र मने शासन पद्धति, जनता का शासन। तो जनता का शासन क्या होगा कि जनता का शासन है। हम भारत के लोग, यहाँ जनता ही प्रभुत्व है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यहाँ लोकतंत्र के, किसी भी लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रेफरेंडम होता है, जनमत होता है, डायरेक्ट वोटिंग होती है और राजनीतिक निर्णयों को लिया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है। कैसे? जनता ने चुना, हम अपने प्रतिनिधियों को, और प्रतिनिधियों ने देश के शासनकर्ता को चुनते हैं। तो हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अपनाया है, जो कि संसदीय लोकतंत्र को दर्शाता है। संसदीय लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र को
और दो भागों में बांटते हैं, भारतीय लोकतंत्र को और दो भाग में बांटते हैं। ये है सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र में वही पूंजीवाद के साथ साथ लोकतंत्र की सामाजिक भावनाएं भी समाहित होती हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक न्याय प्रतिष्ठापित करना है। राजनीतिक लोकतंत्र में हम जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, राजनीतिक दल बनाने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक सा निर्वाचक नियमावली होगा, 18+ सभी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग के बिना हमें मतदान करने का अधिकार होगा। अगर कोई हम उसमें वर्णित अयोग्यता में नहीं आते तो हम राजनीतिक लोकतंत्र। अब सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र का एक उद्देश्य है कि इसके साथ आर्थिक लोकतंत्र भी पाया जाए। आर्थिक लोकतंत्र है कि आर्थिक लोकतंत्र कैसा होगा? आर्थिक उत्पादन के सभी साधनों पर लगभग समान वितरण होना चाहिए। तो एक ये लक्ष्य है जो कि सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही आर्थिक लोकतंत्र पाया जा सकता है। तभी तो भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को एक अच्छी डेमोक्रेसी का अच्छा गुण कहा। अब इसमें टर्म है गणराज्य। गणराज्य में दो बातें छिपी हुई हैं। पहला कि कोई भी उस देश का कोई भी उच्चतम शासक वंशानुगत नहीं होगा, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन, उसका निर्वाचन होगा। यह प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। हमारे यहाँ कुछ मामलों में प्रत्यक्ष, कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। हम अपने लिए विधायिका चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं और वो मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने कोई राजतंत्र नहीं अपनाया है। हमने देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को हमने चुना है, हमारे प्रतिनिधियों ने चुना है। इसलिए यह बताता है कि यह वंशानुगत नहीं है, यह चुनाव से अपेक्षा रखता है। इसके बाद शब्द आता है न्याय। न्याय कैसा होना चाहिए? सामाजिक और राजनीतिक न्याय। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। सामाजिक न्याय, देखिए, सामाजिक न्याय में होता है समाज के निचले तबके पर बैठे व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन के साथ ऊपर उठाना। जैसे इकोनॉमिक्स में एक शब्द है इंक्लूसिव ग्रोथ, वैसा ग्रोथ जो कि समाज के नीचे तबके के लिए विकास हो और उसे मुख्य धारा में लाई जाए। सामाजिक न्याय जो है यह बताता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है। भारतीय संविधान में 17 और 18 सामाजिक न्याय के उदाहरण हैं, जहां अस्पृश्यता का अंत और विशेष उपाधियों का अंतर किया गया। यह भेदभावपूर्ण संविधान निर्माताओं को लगे, क्योंकि अस्पृश्यता हमारे समाज की बहुत बड़ी, राष्ट्र की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा बाधक था। इसलिए आवश्यक था कि इनको विलोप किया जाए।
और इन्हें उठाकर सामाजिक न्याय दिया जाए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पाद एक जैसे काम के लिए समान वेतन दिया जाए, न धर्म, जात, लिंग, भेदभाव के आधार पर इनमें से किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाए। तभी तो आर्थिक न्याय लाने के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम बनाया। जैसे एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं तो किसी भी परिस्थिति में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता से है। राजनीतिक न्याय तभी होगा जब सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय होगा तब राजनीतिक न्याय उसमें समाहित है। जैसे एक निर्वाचक नियमावली, वोट देने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, राजनीतिक सभा करने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक न्याय समाज के किसी भी वर्ग के लोग ऐसा कर सकते हैं। समता, समता का तात्पर्य है कि एक समान व्यवहार स्थापित करना। एक समान व्यवहार कैसा होगा? न जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। क्या होगा इसमें? वो भी समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता समाहित है। मतलब कि लोक नियोजन में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे जाति, लिंग के आधार पर। हम जो समता है वो स्थापित करेंगे। यह समता भाईचारे के लिए भी आवश्यक हो। हम न्याय, कराधान और लोक पद के नियोजन में भी समता की नीति को अपनाएंगे। समान विशेषाधिकार की अनुपस्थिति यह समता की अनिवार्य तत्व है। इसलिए समता, और एक शब्द है बंधुता। बंधुता, बंधुता को बारकर ने सहकारिता का सिद्धांत किया है। सहकारिता का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत का मतलब है साथ लेकर चलने वाला सिद्धांत। भाई, हम एक मातृभूमि के संतान हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। यह उद्बोधन हमें राष्ट्र की एकता को, अखंडता को एक करने में मदद करती है। आज ऑपरेशन सिंधु के अनुसार या पहलगाम में जो घटना हुई जिससे समस्त भारतीयों का खून उठता, यह बंधुता के कारण है कि हम एक हो गए। कारगिल का लड़ाई हो या किसी आर्थिक संकट में हम भारतवासी एक से रहे हैं। बंधुता हमारी राष्ट्रीय एकता के और अखंडता के साथ जुड़ी है। अगर बंधुता है तो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता है। इसमें सबसे, इसके अंतर्गत हम जो है अलग से पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, अब धर्मनिरपेक्षता क्या है इस पे हम देखेंगे। इस पर बीपीएससी ने शॉर्ट नोट्स और खूब पूछा है। हमारी धर्मनिरपेक्षता गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता। अब गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता से मतलब है धर्मनिरपेक्षता का वो सिद्धांत जो लचीला हो प्लस विस्तारवादी हो। लचीला हो और विस्तारवादी। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ परिवर्तित हो। समय के साथ परिवर्तित हो। हमारा संविधान, पूरा संविधान ही लचीला है, नम्य है, कठोर नहीं है।
इसलिए उसके प्रस्तावना के निहित शब्द भी समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्षता का मूल में है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा है, राज्य जो है, राज्य किसी भी धर्म को पोषित नहीं करेगा, राज्य किसी भी धर्म को पोषित नहीं करेगा। राज्य सभी व्यक्तियों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक सहिष्णुता इसका लक्ष्य है, धार्मिक सहिष्णुता इसका लक्ष्य है। कोई भी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उसके आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब पश्चिम से भिन्न है। पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता तटस्थता अलगाववाद पर निहित है, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता अलगाववाद पर निहित है। लेकिन हम धर्म के मारने पर पूर्ण अलगाववाद नहीं है। हम सीमित मामलों पर कानून की दृष्टि से समाज के बुराइयों को दूर कर सकते हैं। तभी तो हमने इसको गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता कहा था। जहां पश्चिम में धर्म जो है निजी मामला है, यह हमारे यहाँ यह समाज से जुड़ जाता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता का आधार है धार्मिक सहिष्णुता। यहाँ न्यायालय पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता में न्यायालय दखल नहीं दे सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सामाजिक बुराइयों के लिए वह इसमें दखल दे सकता है। इन सभी मामलों के होते हुए हम गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता अपनाए हुए हैं। तभी तो 3 तलाक पर, तभी तो केरल के पद्मनाभन मंदिर पर के महिलाओं का प्रवेश करने का मामला हो, 3 तलाक में हुई कुरीतियों का मामला हो, सती प्रथा के अंत करने का मामला हो, शिशु वध से संबंधित मामला हो, इन सभी मामलों में हमारे सरकार ने या कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में निहित बुराइयों को हटाया जाए। तो लेकिन जैसा कि कुछ आलोचक मानते हैं कि हमारी धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से आयातित है, वो इसे ईसाइयत की देन मानते हैं, लेकिन यह कहना गलत है। हम बुद्ध, जैन, राम के धरती के वंशज हैं। हमारी उस समय की हमारी यहाँ पर इस भारत भूमि पर बुद्ध, जैन, मुगल सभी आए, सभी इसने आत्मसात किया और उस धर्मनिरपेक्षता की सुदृढ़ परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए यह कहना कि यह एक ईसाइयत की देन है, यह गलत होगा। कभी कभी हमारे धर्मनिरपेक्षता के आलोचना में यह आलोचना होती है कि यह खास संप्रदाय को वोट बैंक की राजनीति के लिए करता है, लेकिन यह भी कथन गलत है। हमारा संविधान का धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य ही धार्मिक सहिष्णुता है, इसलिए यह कथन भी गलत है। इसलिए इस दर्शन को एक व्यापक रूप से, समांग रूप से समझने की जरूरत है और इसी तरह उत्तर लिखने की जरूरत। एक प्रश्न है करेंट से रिलेटेड, जो कि मांग की जा रही है कि भारत में की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए, समाजवाद को हटा दिया जाए। इसके पीछे का क्या तर्क है? इसके पीछे का वो तर्क देते हैं, पहला कि यह जो है, यह शब्द संविधान में की मूल प्रस्तावना में
उद्देशिका में बाद में जोड़े गए, उद्देशिका में बाद में जोड़े गए। लेकिन यह तर्क उस समय कठिन हो जाता है कि हम जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी लक्ष्यों को डाला था। आर्टिकल 38, 39, 46 ये सब जो हैं सामाजिक लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। तो यह कहना कि यह शब्द संविधान के उद्देशिका के बाद में जोड़े गए, यह गलत होगा। दूसरा तर्क वो लोग ये देते हैं कि अब समाजवाद अपने मूल रूप में संभव नहीं है, संभव नहीं है। जैसा कि यह तर्क भी उनका नहीं ठहरता है, क्योंकि कोई भी शासन पद्धति गत्यात्मक होती है, समय के साथ बदलती रहती है। हमने भी समाजवाद के मूल उद्देश्यों से हटकर गत्यात्मक रूप से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद के उद्देश्य को शामिल किया है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जो कि समय के साथ बदलती हुई भूमिका का परिचायक है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि समाजवादी शब्दों को हटा देना चाहिए। उसके पीछे तीसरा तर्क देते हैं कि समाजवाद को लागू करते समय आम राय नहीं ली गई, बल्कि एक सरकार जिसने इसे पारित किया, ये इसने जबरन थोप दिया। यह भी तर्क विखंडित हो जाता है, क्योंकि समाजवाद शब्द से परिचय हमारे संविधान निर्माताओं ने ही करा दिया था। इसलिए यह कहना कि समाजवाद को शब्द को विलुप्त करना समाचीन नहीं होगा। थैंक यू।